गण और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के सशक्त बहाव को अतुल्य भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित इस गरिमामयी विधान परिषद हॉल में आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज का यह अवसर केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, यह लोकतंत्र की उस जीवंत परंपरा का उत्सव है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है, दृष्टिकोणों का विस्तार होता है और भविष्य की दिशा तय होती है। मध्य प्रदेश विधानसभा जो वर्षों से नवाचारों की प्रयोगशाला के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है, आज एक और ऐतिहासिक पहल की साक्षी बन रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के दूरदर्शी और अनुभवी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रगतिशील नेतृत्व में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 6 के तत्वाधान में आयोजित यह युवा विधायक सम्मेलन न केवल एक संवाद का अवसर है, बल्कि यह भविष्य के भारत की रूपरेखा गढ़ने का सशक्त प्रयास भी है। यह विशेष गर्व का विषय है कि इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 45 वर्ष तक की आयु के युवा विधायक भाग ले रहे हैं। वे युवा जनप्रतिनिधि जिनके कंधों पर भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प साकार करने की जिम्मेदारी है। वर्ष 2047 जब भारत अपनी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, उस विकसित भारत के निर्माण में आज के ये युवा विधायक नीति निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे। आइए अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सम्मान, कृतज्ञता प्रकट करें। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सहभागी बने।
बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करें। समय की इस सुंदर धारा में अब वह महत्वपूर्ण क्षण हमारे समक्ष है जब हम इस गरिमामय मंच पर विराजमान अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें, जिन्हें हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव महोदय से कि वो अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सम्मान के क्रम में सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करने का आग्रह करता हूं। जोरदार तालियों से हम हमारे इस सम्मान कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री रीजन 6 का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सम्मान के अगले क्रम में राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री वासुदेव देवनानी जी राजस्थान से पधारे हैं हमारे साथ। राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी। सम्मान के क्रम में अब हम मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का सम्मान प्रमुख सचिव महोदय करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का सम्मान प्रमुख सचिव महोदय करेंगे। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी, मैं आग्रह करता हूं प्रमुख सचिव महोदय से कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री उमंग सिंघार जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से इस पूरे स्वागत कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। और आदेश प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो हमारे प्रधान सचिव यहाँ पे प्रमुख सचिव उपस्थित हैं, माननीय मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव महोदय से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के हमारे प्रमुख सचिव महोदय और राजस्थान के विधानसभा के प्रमुख सचिव महोदय का भी सम्मान हम यहाँ पे करेंगे। सम्मान के क्रम में हमारे दोनों प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से, जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री, जनप्रतिनिधि जी को, जिनका राजनीतिक जीवन संगठन, प्रशासन और जनसेवा का एक सशक्त उदाहरण रहा है, जिनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता सदैव मार्गदर्शक की भूमिका निभाती रही है। मैं विनम्रतापूर्वक सादर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को कि वे अपने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें और इस आयोजन की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद संचालक महोदय, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, जरा तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। इस गरिमा में समारोह के जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और ज़्यादा बढ़ी है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। इस विधानसभा के अध्यक्ष और बहुत अनुभवी, विधानसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, दोनों सदनों में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके आज मध्य प्रदेश की विधानसभा को नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष, एक लंबी पारी है आपके जीवन की। विद्यार्थी परिषद के समय से मैं उन्हें जानता हूं और ये समर्पित भावना से उन्होंने संगठन के लिए काम किया है और आज भी जिस समर्पित भावना से वे राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे देवनानी जी के लिए भी ज़रा तालियां बजा के स्वागत करें। हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, ओजस्वी वक्ता
और बहुत ही प्रखर वक्ता उमंग जी श्रृंगार, उनके लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। उपस्थित सभी 3 प्रदेशों से आए माननीय विधायकगण, अधिकारीगण, आप सबका मैं मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि में दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि और जनता दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और इसमें एक जनप्रतिनिधि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। क्योंकि हमारे संविधान में सबसे पहले लिखा है जनता के लिए, जनता के द्वारा, और इसलिए जनता के प्रति जनप्रतिनिधि कितना जवाबदार है, इस बात के लिए हमेशा चिंतन होता है, मनन होता है। और आज मैं समझता हूं कि यह जो हमारी राष्ट्रीय संसदीय संघ जोन 6 की जो बैठक हो रही है, उस पर भी इसी पे विचार विमर्श होगा। आज जरूरी है कि एक सशक्त जनप्रतिनिधि यदि होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अब सशक्त जनप्रतिनिधि कैसे बने? आपने भी देखा होगा, यहाँ जितने भी उदाहरण, ये जितने बैठे हैं ना, हम लोग वो लोग हैं जो कभी चुनाव ही नहीं हारे, हमेशा जीतते रहे। और चुनाव जीतने रहने के कारण है उसके, मतलब कोई पाँच बार जीता है, कोई 4 बार जीता है, कोई 6 बार जीता है, मैं भी 7 बार जीता हूँ। उसका कारण है कि जब हम जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो हमारी विधानसभा का मैनेजमेंट हम कैसा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 9 करोड़ है, उसमें से मात्र 320 जनप्रतिनिधि हैं 9 करोड़ में हम चुने हुए। राजस्थान की अनुमानित लगभग 8 करोड़ है। हाँ, 230 है, सॉरी 320 नहीं, 230। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। राजस्थान हमारी लगभग 8 करोड़ है, वहाँ लगभग 200 विधायक हैं। और छत्तीसगढ़ की भी लगभग 3-3.25 करोड़ है, वहाँ पर भी 90 विधायक, मतलब 3.25 करोड़ में आप 90 लोग हैं। आप अपना महत्व समझिए। आप बहुत छोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े आदमी, बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, इसलिए उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम कैसे करें। और बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देके जाता हूं, क्योंकि मेरा भी 40 साल का संसदीय कार्य का अनुभव है। देखिए, जनप्रतिनिधि और जनता क्या चाहती है, उसकी समस्या का समाधान के लिए क्या करती है, वो आपसे मिलती है। आपका कार्यालय, आपका व्यवहार, आपका कार्यालय कैसा है, कार्यालय में काम करने वाले लोग कैसे हैं, आजकल आप आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, आपके पास डिजिटाइजेशन है कि नहीं, प्रोफेशनल लोगों की टीम कार्यालय में है कि नहीं, प्रोफेशनल लोगों की टीम प्लस कुछ राजनीतिक समझदार कार्यकर्ताओं की टीम, एक कार्यालय में एक ऐसी संयुक्त रूप से एक टीम काम करे जो आने वाले व्यक्ति की समस्या सुने और उसके समाधान का रास्ता निकाले। क्योंकि आपके कार्यालय में वही व्यक्ति आएगा जिसकी समस्या है और उसका समाधान निकालना है। आपके कार्यालय में गुस्से को नो एंट्री। अपने ऑफिस के स्टाफ को ये ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। जो गुस्सा करेगा उसको कार्यालय में बैठने का, काम करने का अधिकार नहीं। क्योंकि जनता जिसको समस्या है वो तो गुस्से में आती। क्या है, हमने आपको वोट दिया है और हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। आपके कार्यालय में 3 दिन से फोन कर रहे हैं, आप कोई सुनता नहीं। देखिए, एक रिस्पॉन्सिव कार्यालय होना चाहिए। कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी लोकप्रियता के लिए। यदि कार्यालय में आपसे संतुष्ट होकर, उसका काम हो या नहीं हो, सबके काम नहीं होते। देखिए, राजनीति के अंदर जनता की समस्या में सबके काम कभी भी नहीं कर सकते आप, पर
उनसे उनके साथ व्यवहार अच्छा हो, उनको लगे कि हम विधायक जी के कार्यालय में गए थे और वहाँ पर हमारी बात सुनी गई, हमारी बात सुनकर और हमारी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। और इसलिए एक जनप्रतिनिधि को, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की समस्याएं सुनना और सुनकर उसकी समस्या का निराकरण करना, इसका प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए और करते हुए दिखना भी चाहिए। यहाँ योग से कुछ विपक्ष के हैं, कुछ सत्ताधारी दल के विधायक हैं। मैं विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूँ जो अपने विधानसभा में विपक्ष में हैं, कि देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे विधायकों को देखा है जो एक बार चुनाव लड़े और भूतपूर्व हो गए, उसके बाद जितनी बार भी लड़े कभी जीत नहीं पाए। ऐसे विधायकों को भी मैंने देखा है। इसलिए कि वो पहली बार जब विधायक बनते हैं ना तो कॉलर खड़ी हो जाती है, वो समझते हैं कि हम तो भगवान बन गए। जितनी ज़्यादा विनम्रता होगी उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरा एक पक्ष है जनप्रतिनिधि का, विधानसभा। ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यदि आप सत्ता पक्ष में हैं तो प्रश्न, ध्यान आकर्षण लगा सकते हैं, प्राइवेट बिल ला सकते हैं, विपक्ष में हैं तो स्थगन ला सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। सिर्फ हंगामा करने के लिए नहीं तो मैं लगभग 40 साल का अनुभव हो गया मुझे विधानसभा के अंदर, और इस 40 वर्षों में मैंने देखा है कि क्या अच्छा छपता है वैसा हमको करना चाहिए। जो छपास के चक्कर में संसदीय मर्यादाओं को भूलकर विधानसभा में अगर व्यवहार करता है, वो लंबी रेस का घोड़ा कभी नहीं बन सकता। लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए छपास का ध्यान नहीं रखना। आप जानते हैं कि आपकी प्रत्येक बोला गया शब्द नोटिंग होता है। आजकल तो ऑडियो वीडियो सिस्टम भी चालू हो गए। आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को वो विधानसभा के अंदर एक दस्तावेज बनता है और आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ती है। जब हम पहली बार विधायक बनने के बाद हमने, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अच्छे अगर पार्लियामेंटेरियन बनना है लाइब्रेरी में जाइए और पुराने अच्छे उन्होंने नाम दिए कुछ लोगों के, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी का, स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा खुद थे वो। ये लोग अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। इनके भाषण जाके सुनो, पढ़ो, इनकी बहस देखो, इनसे सीखने की बात है। और हमने घंटों हम लाइब्रेरी में बैठकर, नरेंद्र सिंह जी, शिवराज जी, हम लोग बैठ के पढ़ते थे, सीखते थे। तब जाकर कहीं हमें विधानसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश के मंदिर में हमारी भूमिका सकारात्मक होना चाहिए, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। सकारात्मक भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मित्रों, आप सब अभी अंडर 45 है, आपको बहुत दूर तक जाना है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 45 साल की उम्र में राजनेता को जवानी आती है, बल्कि 50-60 साल की उम्र में आती है। अभी आप किशोर अवस्था में हो, मैं ऐसा मानता हूं। मैं कहता हूं कि राजनेता को जवानी 60 साल में आती है और इसलिए आप अभी किशोर अवस्था में ही हैं। और इसलिए बहुत, यहाँ राजस्थान के मित्र बैठे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया का मैं काम देखने गया था एक बार, उदयपुर से वो जीत कर आते हैं। माननीय देवनानी जी इस बात को जानते हैं। वहाँ भीषण जल संकट हुआ करता था, अरावली पहाड़ियाँ थी, हमेशा वहाँ जल संकट रहता था। उन्होंने स्वयं ने अपनी टीम लगाकर कैसे जल संकट को समाप्त किया जाए, विधानसभा का उपयोग भी किया, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट का उपयोग भी किया। और आज उदयपुर में 12 महीने सारी वाटर बॉडीज़ भरी रहती है। उसका श्रेय अगर जाता है तो एक जनप्रतिनिधि को, जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। मैं खुद देखने गया उसको, मैंने देखा, मैंने कहा कैसे काम होता है। चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, विपक्ष में भी रहे, पक्ष में भी रहे, बाकी सकारात्मक तरीके से अपने क्षेत्र की समस्या उठाकर और तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उन्होंने जाके अपना पक्ष रखा,
दोनों सरकारों ने उनकी मदद की और आज उदयपुर सबसे ज़्यादा पर्यटन का राजस्थान का लोकप्रिय स्थल है। उसका श्रेय जाता है तो एक जनप्रतिनिधि गुलाब चंद कटारिया जी को जाता है। हमें भी अपने क्षेत्र के अंदर क्या विशेषता है, हमारे क्षेत्र की क्या विशेषता है, कैसे हमारे क्षेत्र के अंदर हम विकास कर सकते हैं, क्या समस्या है, उसका निराकरण एक्सपर्ट से पूछिए, उस विभाग के अधिकारियों से पूछिए। प्राइवेट एक्सपर्ट्स बहुत है आजकल नए लड़के इतने अच्छे IIT पास आउट हैं, उनसे कंसल्ट करिए और अपने क्षेत्र की समस्या को हम कैसे निराकरण कर सकते हैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत हमें करते रहना चाहिए। मैं अंत में 2-3 बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक संगठन जिसने हमें टिकट दिया है, उस संगठन की निर्देश का पालन करना, चाहे कोई सा भी संगठन हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उस संगठन की मर्यादाओं का पालन करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वह है सोशल मीडिया। माफ़ करना, सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा मीडिया हो गया है जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक में कभी कभी एक दिन मैं रात को घर पे 1:30 बजे पहुंचा घर पे और एकदम एक सोशल मीडिया में आया कि अमेरिका के ऊपर ईरान ने मिसाइल चला दी। मैंने डिस्टेंस बहुत है, कैसे चल सकती है। मैंने पूरा सोशल मीडिया छान मारा, ट्रंप की अकड़ ख़त्म। मैं 3-3:30 बजे तक जगता रहा। मैंने कहा कहाँ पर, एक ने न्यूसेंस करा, मेरी 2 घंटे की नींद खराब कर दी। भाई अमेरिका के ऊपर अगर मिसाइल जाकर गिरेगी तो क्या होगा। तो सोशल मीडिया नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। हमारा सोशल मीडिया की टीम हमारी बहुत सकारात्मक होना चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हम इस बहाव में नहीं बह जाएं कि इसका कोई ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया में हर चीज़ का जवाब हो, नहीं देना, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया में आपके खिलाफ कुछ आया तो आप उसका खंडन करें, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने पॉजिटिविटी देते रहिए, जनता से संपर्क करते रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप पॉजिटिव रहेंगे तो जनता को ध्यान में आएगा कि ये पॉजिटिव व्यक्ति है। हमेशा इसका सोशल मीडिया पॉजिटिव होता है और इसलिए सोशल मीडिया को बहुत संभाल के, बहुत इफ़ेक्टिव कुछ प्रोफेशनल लोगों को रख कर और बड़ा जवाबदेही से उसका काम करें। मैं सभी युवाओं से एक ही बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें अवसर मिला है, हम अपने अपने राज्य के चुनिंदा जनप्रतिनिधि हैं। ये छोटा हाउस भी है, इसके बाद फिर दिल्ली में भी आपको पहुंचना है। हम यहाँ पर बहुत अच्छा काम करें, बहुत रिसर्च करें, बहुत अध्ययन करें, बहुत अच्छा बोलें, विकास के लिए काम करें, पॉजिटिविटी के साथ काम करें। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, यदि वह पॉजिटिविटी से काम करता है और एक बार उसकी छवि बन जाती है तो नी चाह के भी संगठन को टिकट देना पड़ता है, क्योंकि उसकी छवि उसके क्षेत्र में बहुत अच्छी है। हम इतना काम करें, इतनी अच्छी तरीके से काम करें कि पार्टी की भी आवश्यक मजबूरी बन जाए। पार्टी के नेता ये चाहें कि यार इसका टिकट काटना है, पर उन्हें घबराहट हो इस बात की कि इनका टिकट काटने के बाद ऐसा नहीं हो कि हम इनकी सीट तो हारें, बाकी 2-4 और सीट लूज कर जाएं, इसको तो टिकट दो भाई। मैंने ऐसे जनप्रतिनिधि देखे हैं और इसलिए मित्रों, यह अवसर आपको मिला है और इसके माध्यम से आप कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं, कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, कैसे दुनिया के अंदर जो भारत का नाम है, एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश, उसमें हम हमारी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इस दिशा में सोचते रहिए, चलते रहिए, काम करते रहिए। ईश्वर आपको शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। आपके विचारों ने विषय को अत्यंत व्यवहारिक और अनुभवपूर्ण दृष्टिकोण से हमारे सामने रखा है। निश्चित ही आपका वक्तव्य हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
अब इस कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण चरण में हम सब लोग पहुंच चुके हैं जब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के उस ऊर्जावान नेतृत्व को जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास, सुशासन और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जिनकी कार्यशैली में परंपरा और प्रगति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, और वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे। युवा विधायक सम्मेलन के आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और संसदीय परंपरा का तो ये अद्भुत आज उदाहरण है। माननीय मंच पर विराजमान हमारे दूरदर्शी और लंबे समय से अलग अलग सभी दायित्वों का निर्वहन कर चुके माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, सम आदरणीय राजस्थान विधानसभा के हमारे शिक्षा मंत्री, 5 बार के विधायक, कई दायित्वों का विद्यार्थी परिषद काल से निर्वहन करने वाले माननीय देवनानी जी, हम सबके बड़े भाई और लंबा संसदीय जीवन, महापौर, पार्षद और हमारे कई विभागों का सफलता के साथ संचालन करते स्थानीय शासन और अभी संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, हमारे मित्र और अपनी कार्यशैली से काम के गंभीरता के आधार पर आदिवासी अंचल से निकल करके भी अपनी अच्छी पहचान बनाने वाले मेरे मित्र व नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी, इस अवसर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारे सभी अधिकारीगण और प्यारे युवा विधायक बंधुओं, बहनों भी, भगिनी, मैं लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूं तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से आजाद। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से है। आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा है और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर दे। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान है वो हमारे विचारों की प्रवाह के कारण से ही थी। महात्मा बुद्ध ने वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार उनको भी मान लिया, लेकिन 1400 साल पहले शंकराचार्य खड़े हुए, उन्होंने फिर विचारों की परंपरा से पूरे देश को बदल दिया। कहीं दूसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर, और शास्त्रार्थ में भी कितनी पवित्रता। पति पत्नी के साथ एक विद्वान पति से जब शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ में भी निर्णायक किसको बना रहे हैं? उनकी पत्नी विदुषी को, कि कोई बात नहीं, हम 2 ही शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन निर्णायक कौन बनेगा? जिससे विरोधी दल का जो जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं उनकी पत्नी को निर्णायक बना रहे हैं, और वो भी निर्णय देने में कितनी पवित्रता का। तो ये उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। ये अपने देश की विशेषता है कि यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर के कितनी गहराई से सोचा जाता है। और इसी परंपरा में विक्रमादित्य काल पे चले जाएंगे, राजा राम तक चले जाएंगे, भोज काल तक जाएंगे, हर काल, हर युग में, हर समय सवाई मानसिंह हमारे राजस्थान पे हम जाएंगे। और ये उनके लिए नहीं, महाराणा प्रताप से लेकर सभी लोगों ने अपने मूल्यों को लेकर के, देश की आवश्यकताओं को लेकर के, देश की काल परिस्थिति को लेकर के,
और इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करके इतनी सारी रियासतों को फ्री कर दिया और ऐसा मान लिया था कि हमारे जाते ही जैसे अफ्रीका और बाकी जगह उनने माना था भारत में ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी भले ही देश का बंटवारा भी कर दिया उनने, लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती थी कि आज हम अपने इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाते से अपनी पहचान बना रहे हैं। आज विश्व की महाशक्तियों में हमारा स्थान है, लेकिन इस स्थान में हमारे लोकतंत्र की विशेषता कैसी है, दूसरे लोकतंत्र वाले भी हमसे सीख रहे हैं। ऐसे में युवा विधायकों को लेकर के माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है, उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहाँ के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें, वहाँ की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहाँ भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे कई विषयों को लेकर मैं अपने उज्जैन से जब आता था तो उज्जैन के ऐसे कई विषयों को हमने खड़ा किया। आमतौर पे मेरे बड़े मित्र हैं जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, जब मैं उनसे विक्रमादित्य सोतपीठ की बात करता था, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन, जब हम विक्रम उत्सव भाई साहब और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को एक बार तो एक छोटे से प्लेन में वो ट्रेनी प्लेन से आपको उज्जैन बुलवाया था, वो मुझे ध्यान में आता है। और संयोग ऐसा रहता है कि वो बड़ा चुनौती वाला रहता है, और कैलाश जी भाई साहब भी हमारे हर आयोजन में आते थे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी हम अन्य गतिविधियों को क्यों प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अच्छी बातों को क्यों खड़ा नहीं कर सकते। ऐसे एक नहीं सभी प्रकार के क्षेत्रों में आप भी करते ही होगे, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में करते करते अपने भी आनंद के लिए और लंबे समय तक लोगों को सीखने के लिए भी क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूं और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूं, दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो होएगा क्या। तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो, बगैर कोई तनाव पाले। बड़ी से बड़े परेशानी आए तो शांति से उसका मार्ग निकालो कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता है। हर परेशानी के बाद परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी से ज़्यादा पोजीशन इस बात की, अपने लिए अपेक्षा इस बात की रहती है आप उसके बाद में आपकी एक्शन क्या हो रही, आप उस गंभीरता के साथ उस पर आप किस तरह से उसका समाधान खोज रहे हैं, जो आपके लिए भी, समाज के लिए भी, परिस्थिति के लिए भी समयचीन होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संसदीय जीवन के साथ जब आप अपन इस मुकाम पे आते हैं तो पक्ष में हो विपक्ष में, मुझे इस बात की मैं प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। जब विक्रमोत्सव का आयोजन कर रहा था तो विक्रमोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं उनके पास आया, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। तो मेरे नेता प्रतिपक्ष और उस समय के हमारे शिवराज जी भाई साहब भी थे, और हम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे शायद, अपने गोपाल भार्गव जी थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 2-3 जने गए थे मिलने, बात करने के लिए कि ये अच्छा आयोजन है, कोई दल से नहीं करते हैं। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए ये बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है, और उतनी ही हमारी सारी चीज़ों में मर्यादा की आवश्यकता भी है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो आनंद भी आता है। लेकिन मेरे जीवन में तो और जोरदार मज़ा आया कि पहली बार तो टिकट मिली बड़ी मुश्किल से, और टिकट मिली तो लौटाना भी पड़ी। तो ऐसे में अपने अनुशासन के आधार पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी आपसे अपेक्षा करे तो पार्टी के साथ आप उस दौर में भी अपना कहीं ये सब चीज़ें होगी, हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको बैलेंस रखना है। आप यही आपकी परीक्षा रहेगी जब आपके साथ कोई निर्णय मौके में। अब भगवान राम को इसीलिए तो राम राज्य के कारण से जाना जाता कि कहाँ उनको सिंहासन मिल रहा था और कहाँ वनवास मिल गए। लेकिन ये हमारे लिए भी तो सीखने समझने की बात है कि भगवान हमारे आदर्श इसीलिए कि हम आज के दौर में उनके अच्छी बातों को कैसे धारण करें, उन सारी बातों को कैसे सीखें। मैं लोकतंत्र के 2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम एक विक्रमादित्य का नाम जानते हैं। विक्रमादित्य के बाद उनने गणतंत्र की स्थापना की, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। ये हमारे लिए उदाहरण है। इसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के काल में जिनने, वो तो सामर्थ्यशाली थे और पूरा नाती पोता भरा बड़ा परिवार था, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया उन्होंने। ये जो हमारे लोकतंत्र की ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। हम बने हैं, अगर बच्चों में दम होगा, बच्चे समझेंगे तो बन जाएंगे। हमको जबरदस्ती लाला के बनाने से कई बार हमारी राजनीति भी खराब हो जाती। तो हमारी इन सारी बातों में नैसर्गिक रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती ये है। और आज के दौर में तो और समसामयिक है। हम सब समझते हैं इस दौर में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, भारत को 2047 की तरफ बढ़ना है, अमृत काल की तरफ बढ़ना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि 75 साल में अगल बगल के देशों में देखो तो अब लोकतंत्र बचा कहाँ है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ भी आप देखोगे हो क्या रहा है। लेकिन ऐसे दुनिया के अंदर तक चले जाओ निकल करके, लेकिन अपने देश के अंदर ये विशेषता है कि पक्ष में हो विपक्ष में सरकारें ऐसी बदलती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा देश है, लेकिन सरलता के साथ माननीय 14 के पहले सरकार की स्थिति, अटल जी की पहले सरकार, और अटल जी की सरकार तो मतलब उतने कम समय में 3 बार जिस प्रकार से बदली, एक वोट के कारण सरकार चली गई। इसलिए जो सच में अटल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उनने का ये बात सही है कि दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी आपको सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके विचारों ने इस सम्मेलन के उद्देश्य को एक नई स्पष्टता और ऊर्जा प्रदान की। निश्चित ही आपका मार्गदर्शन तीनों राज्यों के युवा विधायकों के लिए प्रेरणा और दिशा दोनों का कार्य करेगा। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं लोकतंत्र के उस महत्वपूर्ण स्तंभ को जो सदन में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिनकी स्पष्टता, मुखरता और जन संवेदनशीलता लोकतांत्रिक परंपराओं को और सुदृढ़ बनाती है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री उमंग सिंघार जी को कि वे आएं और अपने विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री उमंग सिंघार जी। इस युवा विधायकों के सम्मेलन में हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष तोमर साहब, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय मंत्री जी और तीनों राज्य से पधारे युवा विधायक, आप सबका स्वागत। निश्चित तौर से जब हम विधायक बनते हैं तो एक सपना देखते हैं कि हम हमारे क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए कुछ करेंगे। एक सपनों की उड़ान होती है, एक नई सोच होती है, नई उम्मीद होती है, वही लेके आप इस विधानसभा में आते हैं। लेकिन कई बातें होती है जब हमें लगता है कि ये संसदीय व्यवस्था है, यहां पे सिर्फ हमें नियम बनाना है, कानून बनाना है। नई व्यवस्था होती है, लेकिन अंत में बात आती है कि हम लोग चिट्ठी और फोन पर रह जाते हैं। 5 साल निकल जाते हैं।
कोई भी पक्ष हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, लेकिन ये सच है, ये हमारे देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हमें सिर्फ अधिकार है कि संसदीय परंपराओं के हिसाब से नियम बनाना, कानून बनाना। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर हम अपनी विधानसभा में बोले कि हम इस नियम बनाया, कानून बनाया, तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। जनता ये देखती कि आप आपकी विधानसभा में कौन सी बात अपने क्षेत्र की उठाई और उस बात को लेके आपने सरकार से चाहे पक्ष में रह के काम कराया, चाहे विपक्ष में रह के। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी मैं जानता हूं, थोड़ा सच बोलने में विश्वास रखता हूं मैं, कि कोई भी विधानसभा के अंदर हजारों करोड़ के काम होते हैं, लेकिन संभव नहीं कि कोई भी सरकारें करा ले, किसी की भी सरकार हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह होता है कि उन कार्यों को में से कौन सा कार्य जो आपके सेक्टर को, क्षेत्र को संभालता है, उसको मजबूत करता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरे भी इतने साल का अनुभव है कि हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, विशेष रूप से कार्यकर्ताओं की। उनके साथ भी बैलेंस करना और क्षेत्र की समस्याओं को भी बैलेंस करना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस काम से अधिक क्षेत्र को फायदा हो, पंचायतों को फायदा हो, उसको प्राथमिकता दो। इसलिए इसके पीछे लॉजिक ये है कि बजट की परेशानी होती है हर जगह। कोई भी सरकार आपको पूरे आपकी विधानसभा में 1500 करोड़ नहीं देगी, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। मैं समझता हूं इस बात पे आपको समझना चाहिए कि एक रणनीति के तहत इस पे आपको काम सोचना चाहिए, करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि विधानसभा की बैठकें जरूरी है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी भी इस बात को सहमत रहते हैं, अभी आपके राजस्थान के अध्यक्ष जी से भी चर्चा हो रही थी, वो भी इस बात से कि हमारे 1.5 महीने के अंदर 24 बैठकें हो गई। तो उसके पीछे इस लोकतंत्र को मजबूत करना, अगर लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो आपकी आवाज रहेगी। लोकतंत्र अगर मजबूत रहेगा तो 3 लाख के आप जनप्रतिनिधि है, उनकी आवाज हो आप। आपकी समस्या नहीं है, हर गांव में अगर सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए आप बात कर रहे हो, तो ये उनके अधिकारों की बात कर रहे हो। हम लोग अगर विपक्ष में अगर बात करते हैं तो एक इस प्रदेश की उस जनता की बात करते हैं जिसको सरकार से उम्मीद है, आशाएं हैं, और हम सकारात्मक प्रयास करते हैं कि बहस चले। इस बात पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय मंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के सकारात्मक प्रयास से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये बात हमेशा परंपराएं नई चालू हुई है, और इसको मैं मजबूत, हम लोग विपक्ष के नाते, हम हमारे पूरे कांग्रेस दल के विधायक इस बात का ध्यान रखते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, विकास के नाम पर कभी विरोध नहीं होना चाहिए। आजकल एक बात होती है कि हर आदमी अपनी पार्टी का देखता है कि ये मेरी पार्टी का है, मेरे क्षेत्र का आदमी है, इसको काम देना, इस क्षेत्र में काम देना। लेकिन मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं, विचार एक सोच है मेरी। मैं कई बार मंच पे बोलता हूं कि विकास के नाम पर क्यों कांग्रेस बीजेपी झगड़ा करते हैं। अगर बीजेपी ने अगर कहीं सड़क बनाई है तो क्या कांग्रेस के लोग वहां पे पानी, सड़क पे नहीं चलेंगे? अगर कांग्रेस के लोगों ने अगर सड़क, पानी की लाइन डाली है तो क्या बीजेपी के लोग पानी नहीं पिएंगे? तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं कि जब आप विकास करो अपने क्षेत्र का, तो पार्टी के हिसाब से मत सोचा करो, अपने क्षेत्र के हिसाब से उसके क्षेत्र के विकास की बात सोचा करो। इसलिए उसका फायदा हुआ मुझे कि मैंने कई ऐसे क्षेत्र है जब मेरे विपक्ष के थे, उनमें मैंने काम करा है। उदाहरण के लिए एक गांव था पिपली, पूरा भैया बोले यहां पर मैं जब पहला चुनाव जीता 36 साल में, 38 साल में, तो उस समय कि बोले बीजेपी का गांव, यहां पे मत कराना कुछ। मैंने उस गांव में सबसे पहले काम करा है। उस गांव के अंदर सड़कें नहीं थी, खरंजे नहीं थे, उस गांव के अंदर पूरा कराया। वो गांव पूरा मुझे एक तरफा वोट देता। भले लोकसभा चुनाव के अंदर वो लोग भाजपा को वोट देते, लेकिन मेरा जब चुनाव आता है तो मुझे देते। तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि विकास के नाम पर
पार्टी का झगड़ा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर से देश एक लोकतंत्र, हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 65% आबादी 35 वर्ष की है। तो ये भी मैं मानता हूं कि इस बारे में भी मैं सुझाव भी देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपके राजस्थान और सभी को कि नेतृत्व किसी पद से नहीं आता। नेतृत्व के जहां से शुरुआत होती है वो कॉलेज से होती है। एक कॉलेज में अगर एक छात्र संघ चुनाव होते थे, हमारे यहां बंद हो गए, अब आपके राजस्थान में होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक आग होती है कॉलेज के समय एक युवा के अंदर कि मुझे इस सिस्टम से लड़ना है, जो उसके साथ हो जाता है उस पार्टी का विचारधारा उसके साथ हो जाती है। लेकिन वो इस जुड़ी जड़ें जहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी से चालू होती है, कई हमारे ये भी बैठे हैं सब माननीय हों, ये भी सब कॉलेज की राजनीति से निकले हैं, आप में से भी कई लोग होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां से शुरुआत होती है एक उस सोच की, इस विचार की, उस सिस्टम को से लड़ने की। उस सिस्टम को मैं समझता हूं कि आप लोग, इसलिए कहना चाहता हूं, युवा हो, बदलाव चाहते हो, सोच है, इस बारे में आप, मैं चाहूंगा कि आपके विचार भी मैं समझना चाहूंगा। निश्चित तौर से व्यवस्थाएं बदल रही है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आप चाहते हो इस लोकतंत्र में, अपनी भागीदारी चाहते हो कि ऑटोक्रेसी चाहते हो, इस पे भी आपको विचार मंथन करना चाहिए। मैं आपको एक विषय देके जा रहा हूं, क्योंकि आप सब विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का। वो लोकतंत्र की जड़ें जब भी मजबूत रहेगी जब इस देश के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी, और डेमोक्रेसी के आप महत्वपूर्ण अंग है। निश्चित तौर से देश के अंदर 95 करोड़ लोग इंटरनेट से अधिक जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे माननीय कैलाश जी ने भी कहा कि वो जो चीज़ सकारात्मक है, नकारात्मक भी है, डिजिटल। निश्चित तौर से एआई, डेटा, सबकी बातें हो रही है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें वो महत्वपूर्ण है। उसको हम किस प्रकार से, हमें सिर्फ अपनी बड़ाई देखने के लिए उसको लेना है कि उसको लोगों के हित में करना है। डिजिटल के अंदर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को विशेष रूप से, क्योंकि होता है क्या है कि कई लोगों को आजकल देखता हूँ कि मोबाइल पे हमेशा अंगूठा चलता रहता, क्रॉल करते रहते, देखते रहते, ये अच्छा, ये अच्छा। लेकिन ठीक है, आपको एक परसेप्शन पता चलता है, लेकिन उस परसेप्शन को जमीन तक गया कि नहीं, लोगों के दिलों तक गया कि नहीं, लोगों से आप जुड़े कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को मैं ध्यान रखता हूं। मैं आपसे चाहूंगा कि चुनाव के सब तरीके अपने अपने होते हैं, लेकिन चुनाव जीतना सिर्फ कोई ऐसी कला नहीं है। सिर्फ ये है कि आप संबंध अगर उसको दिल से बनाओ, दिल से आप कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, दिल से आप उस क्षेत्र का काम करो, तो आप कभी चुनाव नहीं हारोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, समय कम है, कई बातें थी, लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ये मंच आपको जो मिला है एक संसदीय, इसको राजनीति को कैसे समाज सेवा के रूप में आपके क्षेत्र में करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि तालाब बनाना, सड़क बनाना, अस्पताल लाना, बिजली लाना समाज सेवा है। ये कोई आर्थिक वो नहीं है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। मैं इसी सोच को लेके चलता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस धारणा को लेके करेंगे तो राजनीति के अंदर जो बदनाम हो गई है युवा पीढ़ी की, राजनीति में हम नहीं जाएंगे। राजनीति बड़ी खराब है, दूसरे सेक्टर के लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी खराब है, गंदी सोच है। अगर आप इस सोच को लेंगे तो राजनीति के अंदर बदलाव आएगा, इस सेक्टर को में अच्छे लोग आपके जैसे मिलेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने अपने विचारों के माध्यम से लोकतंत्र में सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। निश्चित ही यह दृष्टिकोण संवाद और संतुलन की भावना को और अधिक मजबूत करेगा। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व को जो संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के सशक्त संवाहक हैं, जिनका अनुभव और संतुलित दृष्टिकोण
सदैव जनप्रतिनिधियों को एक नई दिशा प्रदान करता है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री वासुदेव देवनानी जी का कि वे आएं और अपने विचारों से इस मंच को समृद्ध करें। आदरणीय श्री वासुदेव देवनानी जी। आज के इस युवा विधायक सम्मेलन में हमारे मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कुछ ऐसे काम करके अपना नाम कमाया है जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश को दोनों को लाभ हुआ है, ऐसा जल समझौता करके और हमारा बहुत बड़ा उपकार भी किया है, ऐसे माननीय मोहन जी यादव हमारे बीच, जिनके आतिथ्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र जी तोमर साहब, जिनका जीवन तो शायद हम सबसे बड़ा ही अनुभवी और अनुकरणीय है, और अपने मध्य संसदीय मंत्री जी, मेरे पुराने मित्र भी कैलाश विजयवर्गीय, और हमारे विपक्ष के नेता जिनका अभी उद्बोधन अपन ने सुना, ऐसे भाई उमेश जी, और त्रिवेणी संगम जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये त्रिवेणी संगम से आए सभी मेरे युवा विधायक भाइयों और बहनों। वास्तव में यह एक सम्मेलन कोई औपचारिक सम्मेलन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करने के लिए हमारे संवाद करने का मंच है। इस मंच पर हम संवाद भी करेंगे, सब अपने अपने विचार भी प्रकट करेंगे, उसमें से कोई निचोड़ निकालने का अपन लोग प्रयत्न भी करेंगे। लेकिन यहां जब मैं बात लोकतंत्र की कर रहा हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र हमको किसी पाश्चात्य देश ने नहीं दिया, लोकतंत्र तो हमारे भारत के डीएनए में है, जो वर्षों से अनादिकाल से हमारे बीच में है, और उसी के लोकतंत्र के तहत हम देख भी रहे हैं कि जितने विश्व के देश हैं सबसे ज्यादा सफलतम लोकतंत्र भारत में है। अमेरिका जो अपने आप को बड़ा लोकतंत्र का कहता था, वहां भी हम हाल देख रहे हैं, उसके हाल भी बदतर हुए हैं, और आसपास के देशों के तो और हाल किस तरह से मैं चर्चा उसमें नहीं करना चाहता। लेकिन यह जो लोकतंत्र हमारा यहाँ का मजबूत है, वास्तव में उसके लिए यहाँ पे इस तरह के युवाओं के विधायकों का सम्मेलन होना आज बहुत बड़ा सामयिक है। कई बार चर्चा होती है युवा विधायक कहाँ से आए, छात्र राजनीति से आए, तो कई बार जब विधानसभा में हम अपना अपना रोल अदा करते हैं तो मैं कई बार कुछ विधायकों को कहता भी हूं, अपने समय के अनुसार अपने आप को भी ढालो। जब हम छात्र राजनीति में थे, वही छात्र यदि उसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन जाता है तो उसका रोल अपने आप बदल जाता है। सिमिलरली घर पे भी जब हम बालक रहते हैं हमारा कुछ रोल और होता है, जब पिता बन जाते हैं तो हमारा रोल बदल जाता है। तो हमारा भी सोचना चाहिए कि हम जिस छात्र राजनीति में थे तो कुलपति और विश्वविद्यालय में हमारा एक रोल रहता होगा, लेकिन जब हम 3 लाख 2 लाख जनता से चुन करके आते हैं तो हमारे पद के गरिमा के अनुसार हमारा भी रोल बदलना चाहिए। यदि इस बात को हमने गंभीरता से लिया तो मैं समझता हूं काफी चीजें तो स्वतः सुलझ जाएंगी। यदि उसी अनुरूप रहते हैं तो फिर जो कठिनाइयां आती हैं संसदीय लोकतंत्र में, निश्चित रूप से अध्यक्ष के लिए भी, विधायकों के लिए भी, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, सबके लिए कई प्रकार की नई परिस्थितियां का निर्माण करता है। और वैसे हमारा जो मूल दर्शन है वह संसदीय कूटनीति और साझा विधायी मूल्य के आपस में चर्चा का माध्यम है। हमें अलग अलग दलों से हैं, लेकिन जब यहां आए हैं किसी भी विधानसभा ने यह नहीं सोचा कि केवल एक सत्ताधारी दल के लोग ही जाएंगे। यहाँ सत्ताधारी दल के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, छोटे दलों के भी हैं। एक ही तय किया विधानसभा जी अध्यक्ष ने कि 45 साल से कम आयु के लोग हम आएंगे, सभी विचारों के लोग हम हैं। इसलिए मुझे ध्यान है कि यहाँ पे जहाँ युवा नेतृत्व तो आप एक क्षमता भी है, आपकी नवीन दृष्टि भी है, और आप में ग्रामीण भी है, आदिवासी भी हैं, शहरी भी हैं। हम सब मिलकर के
ऐसी नीति निर्धारण करेंगे जिसके आधार पे जनता का हित हो। अभी काफी दोनों तीनों वक्ताओं ने अपने अपने हिसाब से अपना विषय रखा। हम जब आए तब शासन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए, और मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि पढ़ने का स्वभाव बनाइए, अध्ययन का स्वभाव बनाइए। कई बार देखता हूं विधेयक आते हैं लेकिन विधेयक को हम खोल ही नहीं पाते। केवल आएंगे, एक पक्ष अपनी जगह का सराहना करेगा, दूसरा पक्ष अपने नेताओं की सराहना में ही अपने 5 मिनट 10 मिनट उसी अपने भाषण में वह लगाएगा। उससे हट करके थोड़ा स्टडी करके एक उसका तार्किक प्रक्रिया हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वह सार्थक सहभागिता की ओर बढ़ेगा। और हम सब लोग मिलकर के नागरिकों के बीच में और विधायिका के बीच में एक संवाद करेंगे और जो दूरी है उसे पाटने के भी। वह संवाद का कई बार अदो लगता है, इसलिए कई बार कहता हूं विधानसभाओं को भी जनता के लिए कुछ ओपन करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे राजस्थान विधानसभा में एक म्यूजियम है, वह म्यूजियम मेरे से पहले लगभग कोई गिनती के लोग देखने आते थे, लेकिन इसको हमने जनता के लिए जन दर्शन के लिए खोला। और मुझे कहते हुए मन को सुखद अनुभूति हो रही है कि 50,000 से ज्यादा लोग उस म्यूजियम को देख चुके हैं। और उस म्यूजियम के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सभी प्रकार ऐतिहासिक, सभी प्रकार के राजस्थान का इतिहास उस पर है। तो विधायन सभा को हम जनता के साथ जोड़ें, विधायिका को उसका जोड़ें, विधायक को उसके साथ जोड़ें, तो मुझे लगता है कि जनता के साथ हम सेतु का काम कर पाएंगे। और दूसरा, हम केवल विकास के साथ तो करते हैं लेकिन विकास के अंकेक्षण का काम भी हमको करना होगा। नहीं तो हम तो केवल कह के भूल गए। और उसके लिए मुझे कई बार लगता है कि हम अपने अपने स्थान पर नागरिक निगरानी समितियां भी अपने अपने क्षेत्र में बनाएंगे। तो जो कुछ सरकारें, किसी एक सरकार आती है, मैं तो यहाँ जो लोग बैठे हैं कुछ को छोड़ दें, बाकी सभी दलों की सरकारों का रिपीटेशन हर प्रांत में हुआ है। तो वहां पे हमारे दोनों प्रकार का रोल है। उस रोल के अनुसार हमको पता है क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अकाउंटेबल विधायिका के प्रति बनाना, ये हम सबका दायित्व बनता है। इसलिए देखा आया कि इसलिए मैंने पहल की राजस्थान ने, तो उसका द्वारा आज 97% प्रश्नों के उत्तर विधानसभा में मिलने शुरू हो गए। पहले उत्तर भी नहीं आते थे। तो ये लगातार हमें जनता को और ब्यूरोक्रेसी को, हम सब उसके अंग हैं शासन के, हम सबको उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा एक आग्रह है कि चूंकि अब हमें एक तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, कई बार इसको लेकर के गुजरात से आंदोलन भी शुरू हुआ था और वह आंदोलन देश भर में फैला जिसने परिवर्तन भी लाया, तो नवनिर्माण आंदोलन। तो आज उस नवनिर्माण आंदोलन तक तो जाना होगा कि नहीं जाना होगा, लेकिन हम जिस पर्पस से आए हैं शासन में उसे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की भी हमको करना पड़ेगा। जो सार्वजनिक संसाधन है उसका न्यायोचित वितरण भी हो, इसके लिए भी आगे करना पड़ेगा। और अभी तो 1 नेशन 1 एप्लीकेशन सब जगह आई है, तो तकनीक भी अपने साथ आई है। इसलिए अपने आप को केवल विधायी कार्यों का अंशकालीन काम न करें, उसे अपना पूर्णकालीन समझें। हमको जनता ने चुन करके भेजा है और उसके केवल भावनाओं से नहीं। उसके लिए पुस्तकालयों का भी उपयोग करना सीखें। हम कई बार पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते, जाते ही नहीं है। मैं तो कई बार अपने राजस्थान में भी देखता हूं, यहाँ क्या स्थिति में नहीं कहता, लेकिन पुस्तकालय में पुस्तकें आती हैं। विधायक को जिस रूप में वहां जाकर के बैठना, पुरानी कटिंग्स देखना, करना, उस पर थोड़ा अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि अब आप पढ़ने लिखने वाले लोग भी आने लगे। मैं राजस्थान विधानसभा के तो कल 80% से ज़्यादा तो ग्रेजुएशन से ऊपर के विधायक चुन करके आए। ये अच्छी स्थिति है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपनी समितियों की ओर भी ध्यान दें और हम मिल करके इस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत बनाएं कि हमारा जो विधायक सभा है वह शोर शराबे का केंद्र नहीं बने, सार्थक विमर्श का मंदिर बनाएं। यदि ये अपने संकल्प कर लिया तो हमारा विधायक चुनाव जीतना ज्यादा सार्थक होगा। ये ठीक है कि किसी से मैं कभी कभी मैं इस पर मीडिया के बंधु भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूं,
जो सार्थक बहस करे, सार्थक विषय रखे, उसको आगे लाएं। एक क्षण हो सकता है कि कहीं हल्ला मचा, हमने उसको हाईलाइट, एक दिन हो गए, लेकिन आपकी जो पहचान है वह तर्क के आधार पर बनती है, अध्ययन के आधार पर बनती है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम पूरा समय सदन में बैठने का स्वभाव बनाएं, अपने से वरिष्ठ अनुभवी लोगों का भाषण सुने, उसमें से कंटेंट निकालें, तो आपको बहुत बड़ा जीवन के अंदर लाभ होगा। सदन में सक्रियता भी, मैं भी समाप्ति कर रहा हूं। सदन में पूरा, माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, व्यस्तता समय में आप पधारे, इसके लिए हम सबका आपको धन्यवाद। इसलिए मेरा तो एक ही आपसे आग्रह है कि एक तो सदन में अपनी सक्रियता बनाए रखें, पूरा समय बैठने का स्वभाव बनाएं और वरिष्ठों को धैर्यपूर्वक सुनने। अच्छा पार्लियामेंटेरियन वही होता है। राजस्थान में कुछ लोगों को जानता हूं, अभी कैलाश जी ने गुलाब जी कटारिया का नाम लिया, गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे हमारे घनश्याम जी तिवारी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, ऐसे कई, कांग्रेस के भी ऐसे 2-3 लोग, राजेंद्र पारिक हो, ऐसे कई लोग हैं जो पूरा समय सदन में बैठते थे और बैठ रहे हैं आज भी। उसके कारण से हम वरिष्ठों को जब धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो अपने अनुभव भी बढ़ते हैं, बोलने का कंटेंट भी अपने को मिलता है, संसदीय परंपराओं की जानकारी भी मिलती है। और इस समय कोई बात छिपती नहीं है, लाइव प्रसारण होता है, चाहे कहीं यूट्यूब से होता है, कहीं क्या होता है। हमारे एक एक स्टेप को जनता आपके क्षेत्र की भी देखती है, राजस्थान की भी देखती है। उसके कारण से अपना नैरेटिव बनता है। वह नैरेटिव बना तो आप लंबे समय तक चलते रहेंगे। क्षणिक एक दिन अखबार में भले आए कि नहीं आए, उसकी तुलना में हमारा नैरेटिव बने और हम लोग अच्छा बोलें, बोल के लेने की तैयारी करके आए। जो कुछ हमारे पास विधानसभा से सामग्री आती है उसको केवल वहां रखने के लिए आले में नहीं है, उसको पढ़ने के लिए है। समय निकालें। मैं तो कई बार कहता हूं कि समितियों की बैठकें होती हैं, मैं हर साल समितियों की अटेंडेंस अपने विधायकों की मंगवा करके देखता हूं, उसके अनुसार फिर अगली बार बदलता भी हूं। तो कितनी बार हम आए, पूरा समय क्यों नहीं बैठते? हमें जनता ने चुन करके भेजा है और जब तक टिकट नहीं मिलता हम नेताओं के चक्कर, पार्टियों के चक्कर काटते हैं कि हमको विधायक का टिकट दो, और सौभाग्य से हमको मिलता है, जनता के आशीर्वाद से हम जीत के आते हैं। उसके बाद विधायक का जो काम है वह उस विधानसभा के लिए तो चुन के भेजा है। जरा उस विधानसभा में बैठने तो सही है। साल भर में कितनी सिटिंग होती है? साल भर में मुझे विधानसभा को ध्यान है कि अधिकतर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और अपन प्रयास अच्छा करते हैं कि राजस्थान इसमें थोड़ा सा अग्रणी भी है कि हम 24 सिटिंग इस बार फर्स्ट फेज में कर चुके हैं। साल भर में तो लगता है हम 35 तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो सिटिंग भी बढ़े, और सिटिंग तब बढ़ती है जब आपका उसमें सहयोग मिलेगा। जब सहयोग नहीं होता तो फिर सिटिंग बढ़ाने का कोई लाभ नहीं होता। सरकार और विपक्ष दोनों का दायित्व बनता है कि हमारी विधानसभा सिटिंग हो। जितनी अधिक सिटिंग होगी उतने आपके काम भी क्षेत्र में ज्यादा होंगे, कि उस मुद्दों से ही जो ब्यूरोक्रेसी है वह उसी से टाइट होती है। पर जितने प्रश्न अधिक आएंगे, जितने आप प्रश्न लगाओगे, उत्तर वहीं से आता है। लगेगा कि अच्छा विधायक, हमको तो हमारे बारे में प्रश्न पूछा है, जरा इसकी थोड़ी सुन लो। ये तो मेरा खुद का अनुभव है। मैं 5 बार लगातार, जो जितने मुझे इतना ध्यान है हम तो लगाते थे। तो वो यदि हम करेंगे तो मुझे लगता है कि यह जो अपना युवा विधायक सम्मेलन है ये सार्थक होगा। विषय तो हम लोग भी सब विधायक रहे हैं, एक एक विधायक भी, और हम लोग भी 1 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि स्पीकर हैं और कोई 1 मिनट भी ज़्यादा बोलता है तो हम घंटी बजा देते हैं। या तो उमर साहब ने तो घंटी नहीं बजाई, लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूँ कि मुझे जितना समय दिया है वह समय लगभग पूरा होने को है। इसलिए आप लोगों से इतना ही आग्रह करूँगा, आए, हम लोग केवल विधायक चुन करके आ गए, साइन कर लिए, क्षेत्र में केवल जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हम सक्रिय विधायिका के काम को भी उतना ही महत्व दें जितना अपने क्षेत्र को दें, और थोड़ा डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाएं। और जब अगला विषय जो कभी आएगा विकसित भारत का,
मैं विकसित भारत में भी केवल एक बात कह के पूरा करता हूं, अलग लंबा विषय है कि विकसित भारत केवल जीडीपी बढ़ाने से नहीं बनेगा। विकसित भारत बनेगा जो अपने समाज में अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है। जब तक उसका विकास नहीं होता तब तक भारत विकसित भारत नहीं बन सकता। और यही माननीय हर सत्ता में जो लोग रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सोच है, माननीय मुख्यमंत्रियों का भी है, हम सब मिलकर के इसको करें। और युवा तो अब हैं, अब हमें तो विधायक बन गए, लेकिन इस तरह के क्षेत्र में भी अब चाहे ये विकसित भारत तब बनेगा जब मेरे देश का युवा जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनेगा। इस तरह इन दोनों विषयों पे जो आज आपने यहाँ पे ये 2 दिन का सम्मेलन रखा है, इसलिए तोमर साहब को भी अपनी ओर से साधुवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा, जिन्होंने आयोजन करके हमारी नई पीढ़ी को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया है। आपने समय दिया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। आपके विचारों ने लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय गरिमा के महत्व को अत्यंत प्रभावी ढंग से रेखांकित किया। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं कि ऐसे व्यक्तित्व को जिनका सार्वजनिक जीवन, अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संवैधानिक प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है, जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विधानसभा निरंतर नवाचारों की दिशा में आगे बढ़ रही है और जो लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध होते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वे अपने प्रेरक विचार व्यक्त करें। बहुत जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान राजस्थान क्षेत्र के अत्यंत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है, ऐसे हमारे राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के सार्वजनिक जीवन के वरिष्ठ नेता माननीय श्री उमन सिंगार जी, इस अवसर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आए सभी युवा विधायक भाइयों बहनों और सभी अधिकारीगण, आज आप सभी लोग मध्य प्रदेश की धरा पर पधारे हैं। मैं अपने राज्य की ओर से, विधानसभा की ओर से आप सबका हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी भारतवासी हैं और हम सबको इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है। हम सबका सौभाग्य है कि लोकतंत्र की रीति नीति, व्यापकता, विशालता, मर्यादा हमारे पूर्वजों ने बखूबी हमारे देश में रोपी है और हम सब उस विचारधारा के, उस यात्रा के सहभागी भी हैं, पथिक भी हैं और इस विरासत को न सिर्फ हमें अक्षुण्ण रखना है, इस विरासत को और निरंतर आगे बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस दृष्टि से हम सब लोगों को अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है और अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। लोकतंत्र में
काम करने के अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन नेतृत्व करने वाला जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से राजनीति का क्षेत्र है, सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति ही यह सुनिश्चित करती है कि प्रदेश के, देश के विकास की दिशा क्या हो। राजनीति ही योजना बनाती है, राजनीति के नेतृत्व में ही कार्यपालिका के द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो सबसे अधिक जवाबदारी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने की होती है। हम जैसा व्यवहार करेंगे, हम जैसा प्लान करेंगे, वैसा ही देश आगे बढ़ेगा। यह हम सब लोगों की लोकतंत्र में भूमिका है। देश की जनता बहुत अपेक्षा के साथ हम सब लोगों को चुनकर अपने अपने सदनों में भेजती है और उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। स्वाभाविक रूप से पहले अपेक्षाएं बड़ी बड़ी होती थी, अब जनप्रतिनिधि से अपेक्षाएं छोटी छोटी भी होती हैं और ये जनप्रतिनिधि की व्यस्तता को निश्चित रूप से बढ़ाता है। यह भी करना हम सबके लिए आवश्यक है क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम सब लोगों की यह कोशिश भी रहनी चाहिए कि यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र हमको आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए हमारे तमाम सारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपनी जवानियां बर्बाद की, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, तब ये लहू से सनी हुई महत्वपूर्ण आज़ादी आज हम सब लोगों को प्राप्त हुई है। अगर ये आज़ादी नहीं होती तो ना कोई सरपंच होता, ना कोई सांसद होता, ना कोई विधायक होता। तो ये आज़ादी का मूल्य हम सब लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। समस्याएं अनेक हैं, उन सारी समस्याओं पर हमें काम करना है, लेकिन जिस मूल्यवान आज़ादी को हमारे पूर्वजों ने विरासत के रूप में हमें सौंपा है, इस आज़ादी और इस लोकतंत्र को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसमें हमारी युवा विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है। और मुझे लगता है शायद कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने जब ये विचार किया कि इस आयु वर्ग के युवाओं का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, तो उसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य था कि आज की जवानी आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए कैसे योगदान कर सकती है। ये कॉन्फ्रेंस युवा विधायकों की इस दिशा में संकेत करेगी और इस दिशा में मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि यहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं है, यहाँ पर विचारधारा भी नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति भी नहीं है, यहाँ पर सरकार भी नहीं है। यहाँ युवा विधायक हैं और विधायक के सामने दो विषय हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवा विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है, हम क्या भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, और साथ ही आने वाले कल में 2047 जब भारत की आज़ादी का 100वां वर्ष होगा, उस समय तक
हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। क्योंकि यहाँ जितने भी युवा विधायक बैठे हुए हैं इस आयु वर्ग के, ये सारे के सारे 2047 तक पहुँचेंगे और अपनी आँखों से विकसित भारत को देखेंगे। और इसलिए जब भारत का वह स्वरूप हम सब लोगों के सामने आए तो हम गर्व से ये कह सकते हैं कि इस भारत को बनाने में मेरी ये भूमिका थी, मेरा भी इसमें योगदान था। मन की व्यापकता, विचार की विशालता, व्यवहार की विनम्रता, यही एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मददगार होती है। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं। उनके नेतृत्व में संविधान गढ़ा गया। वो संविधान कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं आने वाले कल में भी वो प्रासंगिक रहेगा। लेकिन पुराने कालखंड को अगर हम याद करें तो उस समय हमारे समाज में भी तमाम सारी विकृतियां थीं। ऊंच नीच की विकृति, छुआछूत की विकृति, अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी जी जैसे तमाम सारे महानुभावों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, आंदोलन किया और इन विकृतियों को आकृति में बदला जा सके इसके लिए हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी खप गई। जब हम अम्बेडकर जी के जीवन को पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि अम्बेडकर जी को भी अपने बचपन में अनेक प्रकार की ऐसी कुरीतियों का शिकार होना पड़ा। अनेक स्थानों पर उनका अपमान से सामना हुआ, लेकिन प्रभु की कृपा थी, सरस्वती उनके मस्तिष्क में विराजती थी, अद्भुत विद्वता के वे धनी थे और इसलिए उनकी योग्यता के अनुरूप देश ने एक बड़ा काम उनके कंधों पर सौंपा, संविधान को गढ़ने का। सामान्य तौर पर हम सब जानते हैं कि अगर चलते फिरते भी कोई व्यक्ति हम पर थोड़ा सा कटु टिप्पणी कर दे तो शायद उस टिप्पणी को हम भूल नहीं पाते। घर और परिवार में भी छोटी छोटी चीजें कुटुंब को बांट देती हैं। यह मन की संकीर्णता है। लेकिन अंबेडकर जी के जीवन से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं कि तमाम सारी कुरीतियों का सामना करते हुए, तमाम सारे अपमानों को सहन करते हुए जब संविधान बनाने का अवसर उनको प्राप्त हुआ तो आप पूरे संविधान में देखेंगे कि किसने उनका अपमान किया, किस विकृति का उन्होंने सामना किया, वो कहीं भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिलक्षित नहीं होती। नहीं तो उनके मन में ये बात आ सकती थी कि अरे भाई इस वर्ग के लोगों ने हमारे साथ बड़ा व्यवहार खराब किया, इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, तो हम अब संविधान की कलम हमारे हाथ में आ गई है, इससे हम बदला लेंगे। ये मन की व्यापकता है, यही मन को बड़ा बनाती है और यही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। आज अंबेडकर जी का नाम कोई चाहे ना चाहे लेकिन सम्मान से सबको लेना ही पड़ता है। यह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की ऊंचाई है और इस ऊंचाई को उन्होंने अपने गुणों से प्राप्त किया है। इसलिए जब हम आज विधानसभा के सदस्य हैं तो अपने क्षेत्र के बारे में जरूर सोचें। हम जिस वर्ग के से आते हैं उस वर्ग के बारे में जरूर सोचें, क्षेत्र के विकास के बारे में जरूर सोचें, लेकिन यह लोकतंत्र कैसे अमर बन सकता है और इस लोकतंत्र को अमर बनाने में मेरा क्या योगदान हो सकता है, यह बात मेरे मन में हमेशा रहनी चाहिए। मुझे ध्यान आता है, एक बार अभी मैं अटल जी का भाषण सुन रहा था। जब बांग्लादेश बना
तो स्वाभाविक रूप से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता एकदम चरम पर थी और उसी समय ये फैसला हुआ कि अब चुनाव करा लो। तो अटल जी ने उस समय लोकसभा में कहा था कि इंदिरा जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम ही है और हम इसमें सहभागी भी हैं और हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अवसर देखकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की भी घोषणा कर दी है। हम जानते हैं कि इस समय इंदिरा जी की लोकप्रियता चरम पर है, देश का मूड अलग है और चुनाव होगा तो हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चुनाव कराने की आलोचना हाउस में नहीं करेंगे क्योंकि इंदिरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ है। अब सोचो आप कि हम चुनाव हार जाएंगे फिर भी आलोचना नहीं करेंगे, ये कहने के लिए कितना बड़ा मन चाहिए। तो इसलिए ये बात आती है कि लोकसभा और विधानसभा में अपने जो पूर्वज हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को हम सब लोगों को अध्ययन करना चाहिए। उसमें से ये प्रेरणा निकलती है कि इन सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। और इसलिए ये कहा जाता है कि बाकी जितने काम हैं वो बिना अध्ययन के नहीं हो सकते, बिना प्रशिक्षण के नहीं हो सकते। अपने लोकतंत्र में सबसे होशियार कौम आईएएस की मानी जाती है कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा प्राप्त इन्होंने की है और वो आईएएस बन गए। लेकिन आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक आईएएस को काम करने के लिए जीवन में कई बार ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो अपने दायित्व को ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में आने के लिए योग्यता भी निर्धारित नहीं है और सार्वजनिक जीवन में आने के लिए कोई प्रशिक्षण भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा इसी कौम पर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अपने को योग्य रूप से हम कैसे निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आपका योग्य रूप से निर्माण होगा तो निश्चित रूप से आपका योगदान भी अनुकरणीय ही होगा और वो देश के काम आएगा। इस महान उद्देश्य के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि सबको विषय भेजे गए हैं, उन विषयों पर हमारा योगदान कैसे हो सकता है इस पर अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि ये प्रोसीडिंग सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रस्म अदायगी होकर ही नहीं रहेगी, ये प्रोसीडिंग दुनिया में जाएगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का युवा इन दोनों विषयों पर क्या सोचता है, यह प्रोसीडिंग ऐसी बने कि देश भर के युवा विधायक और देश भर में जो विचार करने वाले लोग हैं वो आप सब नौजवानों के विचार सुनकर मार्गदर्शित हों। ऐसी महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग बनाने का हम लोगों को अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश की है लगभग 30 लोग बोल पाएँ, ऐसा सोचा है। समय की सीमा निर्धारित की गई है। जब 8 मिनट होंगे तो घंटी पहली बजेगी और 10 मिनट जब होंगे तो दूसरी घंटी बजेगी। उस समय अपना वक्तव्य बिना बोले समाप्त कर देना चाहिए। किसी के पास अगर लिखा हुआ कुछ मटेरियल है तो हम उसको ले कर सकते हैं, वो प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें हमको समय की मर्यादा रखना चाहिए, जिससे कल तक जो 300 सवा 300 मिनट हमारे पास हैं उसमें जो निर्धारित राज्यों ने सूची बोलने वालों की दी है वो सबके विचार आ सकें। और कुछ समय बचेगा तो कुछ लोग और बचेंगे तो उनको भी अवसर दिया जा सकेगा। कल हम लोग
समारोप सत्र में होंगे तो राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश सिंह जी समारोह के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उनका मार्गदर्शन भी हम सब लोगों को प्राप्त होगा। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि एक तो हम पूरा समय दें, अपना भाषण देके अपने अपने हाउस से जैसे हम चले जाते हैं वो न जाएं, दूसरे राज्य के लोगों को भी हम सुने और उनसे कुछ प्रेरणा मिल सकती है तो वो प्रेरणा लेने का प्रयत्न करें। चाय इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर सामने है तो हम लोग बीच में उठकर जा सकते हैं, लघु शंका के लिए, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए। पूरा अनुशासन बना रहे और इस पूरे कार्यक्रम की सार्थकता आप सबके प्रयत्नों से फलीभूत हो, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। आपके उद्बोधन में प्रशासनिक अनुभव, दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। निश्चित ही आपके विचार इस सम्मेलन को एक स्पष्ट दिशा और सार्थक दृष्टि प्रदान करते हैं। हमारे 2 दिन के इस कार्यक्रम में जो 2 विषय लिए गए हैं